Hello students, welcome back to my channel. Now today I am going to explain remaining part of the exercise 5.1, that is question number 3. In the previous video I have discussed already question number 1 and question number 2. ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पे दो पोस्टुलेट गिवन है, ठीक है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन दोनों पोस्टुलेट में जो गिवन है, कंसीडर किया गया ना कि ये दो पोस्टुलेट अगर कंसीडर करें कि ये दोनों पोस्टुलेट है, तो क्या ये पोस्टुलेट कंटेन करता है कोई अनडिफाइंड टर्म्स? कोई अनडिफाइंड टर्म्स इसमें है? बिल्कुल है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है आप नहीं जानते, ठीक, तो इसको पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है? टू डिफरेंट पॉइंट्स, यानी अलग अलग दो पॉइंट जो कि अलग अलग हो, दूर हो, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, जैसे ये ए और ये पॉइंट है बी, ठीक। क्या कह रहा है? देयर कंटेन सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, यस, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं A and B. There exists a third point C which is in between A and B. क्या कोई थर्ड पॉइंट C एग्जिस्ट कर सकता है इन दोनों पॉइंट के बीच में? बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिटवीन टू पॉइंट्स आपने देखा होगा कि लाइन की जो डेफिनेशन होती है वो ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाता है, एक लाइन ड्रॉ करता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर पॉइंट्स को ढेर सारे पॉइंट ऐसे से मिलाते जाएं तो ये हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिल जाएगा, ठीक। तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स किसी दो पॉइंट के बीच एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट की बात किया है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में है थर्ड पॉइंट। तो मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट सी है, ठीक। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, थर्ड ही पॉइंट हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर के ही लाइन ड्रॉ होती है, ठीक। चलिए अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है, ये भी कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो आपको नहीं पता था, इसलिए आपने बता दिया। अच्छा, एक चीज और है कि जो पॉइंट्स, एक आपने सुना होगा कोलिनियर पॉइंट्स, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये दो वर्ड आते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। एक कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? यानी ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप, या ऐसे 2 या 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो कि एक लाइन में लाई करें। जैसे मान लें कि ये एक लाइन है और इसी लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स इसी लाइन में ही लाई कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे ये सारे पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली चीज कि किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, ये तो हर हाल में ये दोनों कोलिनियर होंगे। लेकिन जब पॉइंट तीसरा पॉइंट आता है तो वो इट मे बी और नॉट, यानी वो तीसरा पॉइंट इस लाइन के बीच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है ये पॉइंट अगर इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट जो सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई करें, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई ना करें।
तो उसके लिए शर्त ये है कि 2 से ज्यादा पॉइंट होंगे तभी हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर के लिए 3 पॉइंट एटलीस्ट लेना पड़ेगा, और 2 पॉइंट तो हर हाल में आपका, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2 पॉइंट जब भी आप मिलाओगे वो एक लाइन बनेगा, और वो लाइन दोनों वो लाइन का दोनों एंडिंग पॉइंट होगा जो पॉइंट मिलाएंगे हम, ठीक है। क्लियर है। तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो वहां से हमको क्लियर होगा कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये तीनों पॉइंट को अगर ऐसे मिलाया जाए तो क्या ये पॉइंट एक लाइन में है? नहीं, अलग अलग लाइन में है तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो यहाँ पे बताया गया है, क्या पूछा गया है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। यस, ये तो हमने बता ही दिया कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, जो आप नहीं जानते उसको हमने बता दिया, ठीक। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये जो पोस्टुलेट दिया हुआ है ये क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या ये सही है? क्या ऐसी सिचुएशंस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। एक में कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक में कह रहा है कि ये तीनों नॉन कोलिनियर। तो भाई दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, कोलिनियर भी हो सकता है और नॉन कोलिनियर भी हो सकता है। तो दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगे, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। हमने बताया यहाँ पे कि ये तीनों पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, क्या ये लाइन पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये तीसरा पॉइंट जो है वो आपका जो है वो इस लाइन में नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो, देखिए हो सकता है, हो सकता है ये पॉइंट लाइन लाई करे, हो सकता है ये पॉइंट लाई ना करे, तीसरा पॉइंट। तो वही चीजें हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। बिल्कुल हो सकता है कि ये सेम लाइन पे ना हो, ठीक। तो क्या कह रहा है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। पहला क्या था? पहला इसने ये पूछा कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो आपने कहा यस। यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो है अनडिफाइंड है, डिस्टिंक्ट पॉइंट आप जानते नहीं हो, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, सेपरेटेड। क्लियर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो ये बता दिया हमने। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? यस, यहाँ पे क्या होगा कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स, और दूसरा है यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस, जो कि हमने बता दिया आपको, ठीक। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नहीं, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक्सियम्स को फॉलो करते हैं, एक्सियम्स को। जो एक एक्सियम था कि क्या गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, ठीक। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो ये एक्सियम्स है, ना कि यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। तो नो, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो एन एक्सियम। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। तो क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB, explain by drawing the figure, ठीक। अब आपको करना क्या है? दो पॉइंट लेने हैं A B, और इनके बीच वो पॉइंट C लाई करना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट C कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, A C B तीनों कोलिनियर होंगे, ठीक। इस तरीके से कि C पॉइंट मिड पॉइंट हो इन दोनों पॉइंट का, ठीक। तो हमारा AC जो है वो CB के इक्वल हो जाए, तो AC इज इक्वल टू BC। BC कहें या CB कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो आप आइए सॉल्यूशन पे देखिए क्या कह रहा है। लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स A C B ऑन अ लाइन सच दैट AC इज इक्वल टू BC, कि AC जो है वो BC के इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू BC वहां से हमने ले लिया कि इस तरीके से कि AC इज इक्वल टू BC हो जाए, लेकिन हम AC इज इक्वल टू BC की जगह पे CB भी लिख सकते हैं कि AC जो है वो CB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि C मिड पॉइंट है, बिकॉज BC इज इक्वल टू CB, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। आप CB लिखो या BC लिखो, लाइन तो सेगमेंट तो वही है, लाइन सेगमेंट तो वही है, सेम। तो क्या होगा यहाँ पे, बाय यूक्लिड्स एक्सियम 2 वी नो दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर आल्सो इक्वल।
तो हम क्या करेंगे, AC और CB इन दोनों को हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया है। अब इन्हीं में हम इक्वल वैल्यू को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, देखिए यहाँ से AC इज इक्वल टू CB, ये ऑलरेडी इक्वल्स है, आपस में इक्वल वैल्यू है, ठीक। अब इसमें इक्वल वैल्यू को ऐड करें, दैट इज AC वैल्यू इधर भी ऐड करें और AC इधर भी ऐड करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वी नो दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, यहाँ ऑलरेडी इक्वल्स थे, इसमें इक्वल वैल्यू को ऐड किया जाए तो वो होल जो होगा वो ऑल्सो इक्वल होगा, ठीक। तो हमने इधर भी AC ऐड किया, इधर भी AC ऐड किया। अब AC प्लस AC यहाँ 2AC हो जाएगा और यहाँ CB प्लस AC ये AB हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यूक्लिड एक्सियम्स 4 यही कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर और ऑल्सो आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक। यानी कि ये C पॉइंट जो है, देखिए AC और CB, तो C जो है पॉइंट कोइंसाइड हो जा रहा है ना इन दोनों लाइन सेगमेंट में। देखिए AC लाइन सेगमेंट है और CB लाइन सेगमेंट है, तो C पॉइंट इन दोनों में कोइंसाइड हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सियम 4 यही कहता है कि जो पॉइंट इनके बीच, मतलब कि जो है ये पॉइंट C जो कोइंसाइड हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि AC और CB जब ऐड करेंगे तो वो AB के बराबर हो जाएगा, यानी AB में ही कोइंसाइड हो जा रहा है, यानी कि ये C पॉइंट दोनों पॉइंट के बीच कोइंसाइड हो जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 2AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB प्लस AC, CB प्लस AC, इसको AB हम लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या कहते हैं कि आपका जो वो है एक्सियम्स, ठीक, एक्सियम्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इक्वल्स आर आल्सो इक्वल्स, हाफ्स आर आल्सो हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक। तो यहां लिखा ना हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल और इक्वल, तो इसका हाफ करें और इसका भी हाफ करें, तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इधर हाफ किया हमने, इधर भी हाफ किया हमने, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये AC हो जाएगा और यहाँ हाफ ऑफ AB हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो ये भी एक्सियम्स है, ठीक है। ये आपके यूक्लिड साहब के जो है वो एक्सियम्स में से आता है कि हाफ्स ऑफ इक्वल्स और ऑल्सो इक्वल, ठीक है। यानी कि किसी इक्वल्स का हाफ करेंगे तो भी इक्वल ही आएगा हमारा, यानी कोई भी वैल्यू है अगर वो आपस में इक्वल है तो अगर उसका हाफ करें तो भी हमारा इक्वल आएगा, या डबल करें तो भी हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। डबल करने पर भी वो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो भी इक्वल होगी, ठीक है, वन अनदर, ठीक है, क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वो क्वेश्चन नंबर 4 में कि पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, तो पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट था AB का, A और B का मिड पॉइंट था ये C, ठीक है, क्लियर है। तो C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये प्रूफ करना है कि हर लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर है। मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, कई सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूफ किया था कि AC इज इक्वल टू हाफ AB, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 से हम यहाँ पे AC इज इक्वल टू हाफ AB लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि एक पॉइंट हम D मान लेते हैं मान लेते हैं D कि हमारा ये पॉइंट D है यहाँ पे, ठीक, ये पॉइंट हमारा D है बिल्कुल यहाँ पे एक मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये D भी मिड पॉइंट है। भाई यहाँ पे C हमने मिड पॉइंट उस क्वेश्चन में बोला था, चलिए ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि एक ही मिड पॉइंट तो होता ही है, ठीक है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, एक पॉइंट मानना पड़ेगा कि लेट द पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। तो हमने वही चीज किया है कि लेट D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। तो एक दूसरा हमने एक पॉइंट ले लिया D जो कि AB का ही हमने मिड पॉइंट मान लिया, ठीक। तो अगर मिड पॉइंट है वो, तो हम ये कह सकते हैं ना कि AD इज इक्वल टू हाफ AB, तो हम AD को हाफ AB बोलेंगे। जैसे हमने मिड पॉइंट C लिया था तो हमने क्या बोला था, AC को हाफ AB,
उसी तरीके से अगर हम मान लें कि डी अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा तो हमारा एडी जो होगा वो हाफ ऑफ एबी होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो अब जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि AC जो है वो भी हाफ ऑफ AB है, यानी AB का हाफ है, और AD भी जो हाफ ऑफ AB है। ठीक, यानी कि कोई वैल्यू इक्वल्स आर ऑल्सो, जैसे कि वन अनदर आपने एक्सियम फर्स्ट पढ़ा होगा। ठीक है, क्या कहता है एक्सियम फर्स्ट? यही कि अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, जैसे मान लें कि x अगर y के इक्वल है, और मान लेते हैं x अगर p के इक्वल है और y भी p के इक्वल है। ठीक, तो हम लोग यही कह रहे थे ना एग्जाम फर्स्ट में कि जब x p के इक्वल है और y भी p के इक्वल है तो x y के इक्वल तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए AC जो है वो भी हाफ AB के बराबर है और AD भी हाफ AB के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि AC और AD ये आपस में बराबर है। तो इससे क्या पता चला कि A से C तक की जो डिस्टेंस है AC वो AD के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है जब AC और A से D तक की डिस्टेंस इक्वल है, समझिएगा मेरी बात, पॉइंट A से C तक की डिस्टेंस, पॉइंट A से D तक की डिस्टेंस, दोनों आपस में लाइन सेगमेंट दोनों की लेंथ इक्वल है। तो जाहिर है कि C और D पॉइंट क्या करेंगे, एक दूसरे के कोइंसाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड, यानी जो C पॉइंट है उसी पर D पॉइंट भी है। ठीक, यानी C और D दोनों एक ही पॉइंट है। क्या है? दोनों एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get AC is equal to AD, so hence C and D will coincide, therefore we can say that every line segment has one and only one midpoint। तो जब C और D दोनों एक ही पॉइंट हैं, दोनों कोइंसाइड कर गए तो दोनों एक ही पॉइंट हुआ। तो इससे क्या पता चला कि मिड पॉइंट C भी था, मिड पॉइंट D भी था। तो भाई मिड पॉइंट तो वो दोनों C और D दोनों कोइंसाइड हो गए, तो जाहिर है कि मिड पॉइंट तो एक ही है ना। तो यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, कई सारे नहीं होते हैं। तो हमने क्या कहा? Hence C and D will coincide, therefore we can say that every line segment has one and only one, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इन फिगर 5.10, ये फिगर है 5.10। कौन सा फिगर है? ये 5.10 फिगर है। ठीक है, तो फिगर 5.10 में दिया है कि इफ AC इज इक्वल टू BD, अगर AC जो है वो BD के इक्वल है, अगर इफ AC इज इक्वल टू BD, तो प्रूव करना है आपको AB इज इक्वल टू CD। तो ये AB इज इक्वल टू CD आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि AB इज इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, तो देखिए अब आपको एक्सियम्स याद होगा 2 कि क्या कहता है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगर कोई वैल्यू इक्वल है, जैसे मान लें कि अगर हमारा x अगर y के इक्वल है, ठीक है, तो x में से अगर हम p को सब्ट्रैक्ट करें और y में से भी हम p को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। यही है एक्सियम्स 2, यही कहता है कि इफ इक्वल्स, ये दोनों इक्वल्स है, इफ, ठीक, तो इफ इक्वल्स यानी कि p दोनों, ये p भी आपस में इक्वल है, तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये दोनों में से अगर इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करें, यानी p इसमें से भी p इसमें से भी, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी हमारा इक्वल होगा। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे करना है, इसी एक्सियम्स 2 का यूज करना है कि बाय यूक्लिड एक्सियम्स 2 वी नो दैट इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो अगर हम AB, ये A से C
में से हम BC को यहाँ से यहाँ तक अगर सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें से भी हम BC को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर हम AC में से हम BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AB। और अगर हम BD में से हम BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा CD, ठीक। और यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, AB। क्लियर है? तो यही चीज हमने यहां पे किया है कि AC जो है वो BD के इक्वल है, ये तो पहले से गिवन है आपके क्वेश्चन में ही कि AC वो BD के इक्वल है, कि AC BD के इक्वल है। अब हम क्या करें कि ये BC को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें, BC को AC में से भी सब्ट्रैक्ट करें और BD में से भी सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। तो AC में से हमने BC को सब्ट्रैक्ट किया और BD में से भी हमने BC को सब्ट्रैक्ट किया। समझिएगा, AC में से हमने BC को सब्ट्रैक्ट किया और BD में से भी हम BC को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड, यानी इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। तो हमारी जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो भी इक्वल्स आएगी। तो AC में से BC को सब्ट्रैक्ट किया तो A से C यहां तक है, A से C यहां तक है, तो AC में से हमने BC को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, AB। ये पार्ट बचा, जब हमने ये हटा दिया तो ये वाला पार्ट बचा, तो ये पार्ट हमारा AB है। उसी तरीके से BD में से B से D, ये BD में से हमने BC को सब्ट्रैक्ट किया तो BD ये पूरा है, जब BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये हम हटा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा CD, तो ये हमारा CD हो गया और यहाँ पे हमारा AB हो गया। तो जो रिमाइंडर्स था ये भी इक्वल हो गया, तो AB इज इक्वल टू CD। यही तो प्रूफ करना था हमको इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. तो axiom 5 क्या कहता है? axiom 5 यही कहता है कि whole is always greater than part, कि जो पूरा होता है वो पार्ट से हमेशा वो ग्रेटर ही होगा। ठीक, जैसे मान लें ये सर्कल है, अब सर्कल के अगर हम 4 इक्वल पार्ट कर दें, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट कर दें, तब जाहिर सी बात है कि ये पार्ट जो है इस पूरे होल से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, मान लेते हैं 4 ये पूरे इस सर्कल का एरिया अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसका एरिया अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक, तो ये हमारा 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। तो जाहिर है कि 1/4 पार्ट जब हम करेंगे 16 का 1/4 पार्ट करें तो ये कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप ये बताइए कि क्या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटा नहीं होगा? तो जो होल वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, वो ग्रेटर होगी। होल वैल्यू हमेशा क्या होगी, होल पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, ये होल जो होगा वो क्या होगा, वो पार्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, हर हाल में बड़ा होगा। तो ये क्या होगा, ट्रू, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल। कभी भी वो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, पार्ट कभी भी होल से ग्रेटर कैसे हो पाएगा। आप खुद सोचिए कि जो मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के 4 टुकड़े कर लें। ठीक, आप अगर इन 3 टुकड़ों को भी ले लें, 3 पार्ट को भी ले लें, तो आपका जो 3/4 पार्ट है भाई वो होल से तो ग्रेटर होगा ही, वो होल से कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता ना, ये 1 से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि ये पूरे होल पार्ट से ये हमेशा छोटा ही होगा। कभी भी पार्ट से ये मतलब कि पार्ट हमेशा कभी भी जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। होल वैल्यू जो है वो ही हमारी हमेशा बड़ी होगी। पार्ट कभी भी होल से बड़ा हो ही नहीं सकता, नेवर ग्रेटर देन द होल। ठीक है, क्लियर है? बस यही था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ठीक,
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।